नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। मैं अखिलेश आनंद हूं। पश्चिम बंगाल में चुनावी राजनीति सरगर्म हो गई है। प्रधानमंत्री ने टीएमसी सरकार पर लोगों का हक मारने का आरोप लगाया है। ममता भी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं, कई गंभीर आरोप लगा रही हैं। ऐसे में बहस बहुत जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री राजनीतिक कीमत पर जनता के हितों के नुकसान की बात कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुद्दों की जगह आरोप प्रत्यारोप अधिक, इस तरह की राजनीति ज्यादा नजर आ रही है। राज्य में अभी से निष्पक्ष चुनाव होने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो सवाल यह है, क्या टीएमसी की सरकार केंद्रीय योजनाओं को लागू होने से रोकती है? क्या ममता बनर्जी का ध्यान लोकहित से अधिक चुनाव जीतने पर है? क्या राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई में जनता के जो असली मुद्दे हैं वो गौण हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं? कई और भी सवाल हैं जिन पर ठोकेंगे ताल। कोई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा देते हैं। ऐसी पत्थर दिल सरकार, ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। टीएमसी के राज में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी। बंगाल में सुशासन की बारी है। टीएमसी के लोग बंगाल के मेरे गरीब भाई बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और जो तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं, परिचय करवा दूं। के शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आपका। अनुराग भदौरिया जी, बहुत स्वागत है आपका भी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आपको नजर आ रहे हैं। डॉक्टर ए के वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आरएलएम। अबू शर्मा है कांग्रेस से हमारे साथ। अवधेश कुमार जी हैं, पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एहतेशामुल हक है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और राखी बिडलान हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत। और के शर्मा जी, पहला सवाल आपसे ही है। केंद्र पैसे भेजती है केंद्र की सरकार और टीएमसी के लोग लूट लेते हैं, ये आरोप क्यों लगा रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं इसको आपको थोड़ा तथ्य रख देता हूं ताकि स्पष्टता रहे आपके पैनल में डिस्कशन की, विषय की भी। जो बाढ़ राहत, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उल्लेख भी किया कि बाढ़ राहत का पैसा केंद्र सरकार देती है और राज्य सरकार उसको मांगती है मुआवजा के रूप में कि हमें मुआवजा देना। लेकिन अखिलेश जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो बाढ़ राहत की राशि दी गई पश्चिम बंगाल सरकार को, उसकी किस तरह से लूट मची वहां पर, और ममता सरकार ने कैसे उसे लूटा, उसके 4 प्रकार है। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताता हूं। और ये बाकायदा कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया, ये सीएजी की रिपोर्ट थी, और कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीएजी को आदेश दिया कि आप इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कीजिए, जो कि वो नहीं कर रहे थे। और उसमें लूट का प्रकार ये है कि 6,965 लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लेम किया था, उनको मुआवजा मिला 2 बार से लेकर 40 बार तक। आप समझिए कि मुआवजा का पैसा 2 बार से लेकर, एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसको 40 बार मुआवजा दिया एक ही मकान के लिए। अच्छा, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही मुझे लग रहा है। मैं शायद आपकी आवाज थोड़ी दब सी जा रही है अचानक से। नहीं, आप बढ़वा दीजिए साउंड। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है, बोलिए आप, बोलिए। हाँ, तो एक प्रकार मैंने बताया कि 6,965 ऐसे लोग हैं जिनको एक ही बैंक अकाउंट में 2 बार से लेकर 40 बार तक भुगतान किया गया है मुआवजा का। दूसरा प्रकार यह था कि 7.5 करोड़ रुपए की धनराशि 1,609 लोगों को पक्के मकान ढहने के लिए दी गई। ऑडियो में कुछ दिक्कत है सर, आपकी ऑडियो आवाज है ना दब जा रही है अचानक से। मैं ठीक करवाता हूं, तब तक एहतेशामुल हक आपके पास आना चाहूंगा।
क्या बदले की राजनीति से जनता का भला होगा? अगर दो पार्टियों की अलग अलग सरकार है, केंद्र में अलग सरकार है, आप लोग टीएमसी की अलग सरकार है पश्चिम बंगाल में, तो उनकी लड़ाई में जनता क्यों पीछे? अगर केंद्र की तरफ से योजनाओं के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, जन कल्याण के लिए पैसे भेजे जा रहे हैं, तो जनता तक क्यों ना पहुंचे? डॉक्टर साहब, देखिए अखिलेश जी, सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार ने हमारे जो यहाँ से पैसे, जो टैक्स के पैसे जो लेके जाते हैं, मेरा 1,96,000 करोड़ रुपया हमारा देना है, जो देते नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम राज्य सरकार को पैसा देंगे तो इसमें उनकी ये होगी, बदनामी करने की कोशिश की जा रही है। आज बताइए कितना दिन हो गया, 1,96,000 करोड़ रुपया जो हमारा मनरेगा का पैसा है, जो मेरा 65 दिन का पैसा है, इसको सरकार ने रोक के रखे हुआ है। ये कितनी बड़ी दुख की बात है। क्यों? कि ममता बनर्जी की सरकार को बदनामी हो। ये अखिलेश भाई, ये इस तरह से सौतेलापन, हमारे राज्य से पैसा और हमें भीख के तौर पर ये 2,000 कभी 3,000 करोड़ देते हैं, आप देखिए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी राज्य की सरकार हमारे 94 से 95 योजनाएं कर करके हमारे पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ जो जनता है उनके लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के लोगों से सौतेला व्यवहार इस हिसाब से। ये तो आप बिल्कुल उल्टी ही बात कर रहे हैं के शर्मा जी। आप लोग कहते हैं कि आपका भेजा हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं कर रही है सरकार, और यहाँ तो उल्टी बात कही जा रही है। टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि उनके हक का जो पैसा है वो नहीं मिल रहा है उन्हें राज्य सरकार को। भारत सरकार मैं केवल जो हमसे पैसा लेके जाते हैं, एक मिनट सुन लीजिए, मेरे पैसा जो लेके जाते हैं लेकिन हमें वापस नहीं मिलती। हमने दिल्ली तक आंदोलन किया कि हमारा पैसा हमें चाहिए। हमने वहां यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोगों ने लास्ट ईयर में लाखों की संख्या में कोलकाता से जाकर के हम लोगों ने जवाब लेते हैं। आपके कहने का मतलब मैं समझ गया, ठीक है के शर्मा जी, ये तो बिल्कुल उल्टी बात कही जा रही है। नहीं, मैं केवल आपको थोड़े से तथ्य रख देता हूं आपके सामने। मैं केवल एक छोटी सा एक भ्रष्टाचार का एक नमूना पेश कर रहा हूं ममता बनर्जी की सरकार का। 700 पेज की सीएजी की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में जिसको कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने पास मंगाया और उस पर जांच प्रारंभ हुई है, उसका प्रकार मैं आपको बता रहा था कैसे भ्रष्टाचार किया इन्होंने एक ही मकान के नुकसान के लिए 6,965 लोगों को एक ही बैंक के अकाउंट में जो है 2 से 42 बार भुगतान किया है। एक व्यक्ति को तो 42 बार एक ही अकाउंट में मुआवजा का भुगतान हुआ है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह का भ्रष्टाचार है। अब दूसरा पॉइंट मैं बताता हूं, लगभग 7.5 करोड़ की धनराशि 1609 पक्के मकान ढह गए, ऐसा सरकार ने बताया, जबकि भुगतान किया गया है। जबकि सच है कि डीएम का रिपोर्ट है, इसी मालदा के डीएम का, कि एक भी पक्का मकान नहीं ढहा, लेकिन 1609 लोगों को 7.5 करोड़ का भुगतान कर दिया। इसमें 108 लोग ऐसे भी हैं जो या तो टीएमसी के जनप्रतिनिधि हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, टीएमसी के समर्थक हैं, जो कि सरकार से सैलरी लेते हैं, ठीक है, उनको बीपीएल। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं जल्दी से, छोटे में छोटे में। हाँ, इसमें 7 करोड़ ऐसे भी लोग हैं, 7 करोड़ की राशि ऐसी भी है जिन्होंने मुआवजा की मांग ही नहीं किया, लेकिन उनको भुगतान किया गया। इसका जवाब ले लेते हैं, फिर बाकी मेहमानों का जवाब देंगे। शर्मा जी, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बारी की प्रतीक्षा में हैं। ठीक है शर्मा जी, आपकी बात हो गई। हाक साहब जवाब दीजिए, जो के शर्मा कह रहे हैं जनता के पैसों की लूट मची हुई है। अखिलेश जी, आप बात तो करने देंगे, कम से कम शुरुआत, ओपनिंग तो करने दीजिए। तो छोटे में बोलिए सर, थोड़ा छोटे में, जल्दी से 20 सेकंड में खत्म करिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज जब हाईकोर्ट ने दस्तावेज तलब किया तो इनकी जो वहां के कर्मचारी हैं वो ये कहते हैं, सरकार कहती है कि दस्तावेज गायब हो गए सारे। तो इस तरह की लूट, और जिसकी बात कह रहे हैं आयुष्मान भारत आज वहां लागू नहीं, जो केंद्र पैसा दे रहा है। ममता बनर्जी, ये लोग यहां जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे थे, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मिलने गई थी, बाहर निकल के उन्होंने बोला कि मैं मांगने आई थी पैसा। ठीक है, जवाब लेते हैं, बकाया नहीं है, कोई पैसा बकाया नहीं है, केवल बयानबाजी कोई पैसा बकाया नहीं है। जो पैसे सरकार भेज रही है केंद्र की सरकार, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जनता के पैसों की लूट कर रहे हैं टीएमसी वाले। आरोप बीजेपी का। शर्मा जी सिर्फ झूठा बयान दे रहे हैं और इस तरह से आरोप। अरे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो मैं सुन रहा था सर, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए हैं। आप जवाब देते उसका। आप बोल लो, मैं बोलता हूं, आप पहले बोल लो, उसके बाद मैं बोलता हूं। मैं कह रहा हूं मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया,
मैंने भी एक बृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे आज से 15 दिन पहले, आज तक का जो जवाब नहीं आया टीएमसी का। आज भी प्रधानमंत्री ने उसका उल्लेख किया है। हाई कोर्ट आपकी सुनवाई कर रहा है। के शर्मा जी जवाब ले लीजिए। आज से जो जीएसटी के पैसे, मनरेगा का पैसे जो लेके जाते हैं, हमें नहीं दिया जा रहा है। क्यों? कि पश्चिम बंगाल के लोगों को, समझ लिए बांग्ला बोलने वाले को, भारतीय जनता पार्टी से तकलीफ है। एक बात समझ में नहीं आ रही है। मैं कांग्रेस के नेता के पास चल लेता हूं, उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, उनके पास भी चलेंगे। अबू शर्मा जी, सवाल आपसे है मेरा, ये तो बड़ा अजीब सा मामला है। दोनों तरफ से कहा जा रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम पैसा भेजते हैं और उसकी लूट मची हुई है, वहां पर जनता तक पैसे नहीं पहुंच रहे हैं। वहां सरकार के जो लोग बैठे हुए टीएमसी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारे हिस्से का पैसा वो भी हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए, बंगाल में चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही लॉस्ट सब्जेक्ट है, तो चर्चा जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि बंगाल के जनता ये जो ध्रुवीकरण का राजनीति है, आपसी संबंध बनाकर तू मैं करूं पर्दे के बाहर और भीतर ध्रुवीकरण करूं, ये जो ध्रुवीकरण का राजनीति है वो राजनीति समझ चुका है। मैं आप ही का ये शो में 28 मई 2024 प्रधानमंत्री जी कलकत्ता में थे और मैं कहा था भारतीय जनता पार्टी को 12 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी, और सही में मतगणना के बाद लोकसभा चुनाव की 12 ही सीट मिला था। आज आपका चैनल में हमारा भविष्यवाणी का एक महत्व है, जी न्यूज का दर्शक के भीतर, और मैं आज आपका चैनल में पार्टी के लिए भविष्यवाणी करिए ना सर, बीजेपी की ज्यादा चिंता आप कर रहे हैं। कांग्रेस कहां है बंगाल में? नहीं, आप इंतजार करो ना सर, कांग्रेस कहां है आपको पता चलेगा। यही तो ध्रुवीकरण, ये जो 2021 में मतदान हुई वो आप लोगों का कहने पर हुआ था। अभी जो मतदान होगा ना, ये कांग्रेस का कहने पर होगा, तो आप इंतजार करो ना। आप क्या कहना चाहते हैं अबू शर्मा जी? अगर आपकी बात को मैं सरल भाषा में दर्शकों तक पहुंचाना चाहूं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी और टीएमसी में गेम फिक्स है, ये तू मैं जो है ये सब कुछ जानबूझकर नूरा कुश्ती की जा रही है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये तो है, नहीं तो क्यों ईडी के सामने से दस्तावेज लेके चला जा रहा है। वहां एक भी महिला अधिकारी नहीं है, कांस्टेबल नहीं है, क्यों नहीं था? कहीं पर भी ईडी का रेड हो, प्रतीक जैन का घर पे हुआ और ममता बनर्जी वहां आने के पहले फोन कर दिया, 20 किलोमीटर की दूरी है, क्यों महिला कांस्टेबल नहीं था ममता बनर्जी को रोकने के लिए? अनुराग भदौरिया, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? यही तो। हाँ अनुराग जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने शायद म्यूट किया हुआ है क्या? सवाल हाँ, अभी आई आवाज। नहीं, आवाज आ रही है? अभी आ गई आ गई आवाज। जी पूछिए। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के नेता से जब मैंने सवाल पूछा, जो आरोप प्रत्यारोप बीजेपी और टीएमसी के लोग एक दूसरे पर कर रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये तो मैच फिक्स है, जानबूझकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की जा रही है, बाकी मुद्दे इसमें गौण हो जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है, जिस राज्य में चुनाव आता है उस राज्य के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। सवाल है कि इसके पहले जब आपने देखा था झारखंड में चुनाव था, तो वहाँ पे इन्होंने झारखंड में भ्रष्टाचार हो रहा है, झारखंड में मार छापे और भ्रष्टाचार की बात होती थी, घुसपैठिए आ गए हैं, उसका चुनाव खत्म, घुसपैठिए भी खत्म, भ्रष्टाचार भी खत्म। फिर बिहार का चुनाव आया तो बिहार में घुसपैठिए आ गए, और घुसपैठियों की वजह से देश में कितनी मुसीबतें आ रही हैं। SIR हो गया, घुसपैठिए मिले 390। उसके बाद अब पश्चिम बंगाल में चुनाव है, अब पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए आ गए, भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल देश में ही नहीं है, वहां पता नहीं कितना अत्याचार अन्याय हो रहा है। 5 साल तक चुप्पी साधे रहते हैं, उसके बाद अन्याय अत्याचार होता ही रहता है। सवाल ये तो नहीं लग रहा है कि बता रहा हूं, सवाल ये होगा तो फिर वहां भी यही सब होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत सी बन चुकी है, अब जनता भी समझ चुकी है ना कि भाई आप यही करते। देखिए, आप महाराष्ट्र में देख ले, कितना जोर लगाया, कहीं स्याही मिट रही थी, कहीं स्याही लग रही थी, सब कुछ करने के बाद बड़ी मुश्किल से बहुमत का आंकड़ा छू पाए हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम सर्राटे में जीत गए हों, मुश्किल से कहा, मुश्किल से। कितनी सीटें हैं जरा बता दीजिए? अनुराग भदौरिया जी, 115। सुन तो लीजिए, निकाय के जो चुनाव हुए महाराष्ट्र में, 29 निकाय के चुनाव, बीजेपी के नेतृत्व वाली जो वहां पर जो गठबंधन है, वो कितने में जीता है बताइए आप? मैं बात कर रहा था मुंबई की। मुंबई में कितना इन्होंने जोर लगाया,
मुंबई की बड़ी मुश्किल से इन्होंने बहुमत का आंकड़ा छू पाया। अब सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। इतना जोर जार लगाने के बाद मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को इतना सोचना चाहिए कि देश में राजनीति के में एक कम से कम थोड़े मापदंड तो अपनाने चाहिए। आप राजनीति वैचारिक हो सकती है, हमारे आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप जनता का भला नहीं करेंगे। आप कभी आपकी जहां जहां सरकार है, एक सेकंड, जहां जहां सरकार है, इंदौर में जिस तरह से बच्चों की मौत हुई, लोगों की मौत हुई गंदा पानी पीने से, क्या इनके मंत्री जी कह रहे थे, किस तरह से मुस्कुरा रहे थे। आज दिल्ली में देखिए AQI कितना हाई है, लोगों की सांस लेना मुश्किल है, जहां लोगों की मौतें होने लग जाए। और वो चाइना जो हमारा दुश्मन नंबर 1, जो पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर में मदद कर रहा था, वेपन सप्लाई कर रहा था, ड्रोन दे रहा था, वो इनके पार्टी ऑफिस में बैठ रहे हैं उनके लोग आके, कम्युनिस्ट वाले। ठीक है, शर्मा जी जवाब दे दीजिए। कौन सा ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? जनता के मुद्दे पे गलवान घाटी में 20 जवान शहीद हुए थे, 20 जवान शहीद हुए थे, उसमें देश में कितना रोष था। आपने कहा उसके ऐप हम नहीं चलाएंगे यहाँ पे। ये चाइना जो 43 ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, बहुत सारे सवाल इकट्ठे पूछ दिए आपने। देखिए शर्मा जी जवाब दे दीजिए। चाइना जिस तरह से नहीं एक सेकंड बात हो जाए, आपने देखा यहाँ पे सक्साम घाटी में समय तक ये बोलता रहेगा, हम कह रहे हैं हमारा बतौलेबाज हमेशा बोलेगा, चाइना कह रहा है मेरा है, ठीक है। और ये बैठ के बीजेपी पार्टी कार्यालय में उनसे बातें कर रहे हैं। अनुराग जी जवाब लेते हैं, एक साथ बहुत सारे सवाल दाग दिए आपने। के शर्मा जी आइए बहस में, जवाब दीजिए। मैं बताता हूं, देखिए इनको शायद महाराष्ट्र की रिजल्ट का ABCD नहीं पता है, लेकिन भाजपा के ऊपर बोलना है। 29 नगर निगम में 25 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, 29 में 25, और ये कह रहे हैं ले दे के जीता है। अब इनकी समझ पर तो दुनिया हंस सकती है, आपके करोड़ों दर्शक हंसेंगे भदौरिया के समझ पर। चाइना पे जिस पे 29 नगर निगम में 25 नगर निगम जीत गई भारतीय जनता पार्टी। अब मैं आता हूं भैया, शांति रख, डिबेट नहीं है चाइना पे, किस पर है उस पर बात करूंगा ना। अब मैं एक और बाकी तो भदौरिया जी सपा पे बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो एक देश की पार्टी, इनका कोई वजूद नहीं वहां। लेकिन मैं पश्चिम बंगाल में एक बात कहना, चाइना पे नहीं बोल पा अभी आप इनको थोड़ा बंद करो, वजूद है, इसको बंद करो। अरे चल भाई चल, किनारे लग, चल किनारे लग। अब मैं आप आता हूँ, एक मिनट आप इनको बंद करेंगे अखिलेश जी? अनुराग भाई सुन लीजिए, देखिए दिक्कत क्या है ना कि आप सभी लोग बाहर से जुड़े हुए हैं जूम के जरिए, तो 2-3 लोग एक साथ बोलेंगे, इन्होंने कहा वजूद नहीं है, तो मैंने शर्मा जी को जवाब दे देने दीजिए। आपने पूछा हमारा वजूद है, शर्मा जी को जवाब दे दीजिए, फिर आऊंगा आपके पास, चाइना शर्मा जी जल्दी से खत्म नहीं, इससे इनको कहिए ये डिबेट नहीं कर रहे हैं ना, मुझे बोलना है। अब मैं बताता हूँ, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जब ममता बनर्जी वहां गई तो वहां पर पुलिस कांस्टेबल क्यों नहीं था? साहब पुलिस किसकी है पश्चिम बंगाल में? ये तो राज्य सरकार की है। डीजीपी वहां मौजूद है, डीजीपी क्यों गई? अरे महिला CRPF वहां क्या करेगी भाई? वहां पर पुलिस आपकी, डीजीपी क्यों पहुंच रहा है वहां पे? बंगाल पुलिस पहुंच रहा है, उसका संरक्षण में ममता बनर्जी काम कर रही है वहां पर। ममता बनर्जी वहां पर ED के लोगों को धमकी दे रही है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। आपको कुछ केस का जानकारी भी है? आप क्या बोल रहे हैं यहां पर बैठ के? और आप कहते हो कि भविष्यवाणी किया। आपकी एक सीट नहीं, बंगाल के अंदर में नाम लेवा नहीं है। 45 साल से आपको बाहर किया हुआ है। हमने 12 लोकसभा की सीटें जीती वहां पर, और आप हमको कह रहे हो कि हम जो है कुछ नहीं है, वहां पर कुछ नहीं कर पाए। हमने 43 में जो है 12 सीटें जीती। आप कह रहे हो मेरी भविष्यवाणी सही हुई। कांग्रेस वहां 0 पे खड़ी है। 45 साल से आप जो है गायब है वहां पर। और क्या बात बता रहे हो आप? आपको अपनी आपका कुछ पता नहीं है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं आपकी? विधानसभा में कितनी सीटें हैं आपकी? 0 सीट, 0 सीट है आपकी। आप यहाँ पर बैठ के हमें ज्ञान दे रहे हो। अरे इंतजार कीजिए, कांग्रेस जैसी वहाँ 5वें 6वें नंबर की पार्टी बन गई। भारतीय जनता पार्टी को 240 में लाया। आप लोगों का अहंकार, आपको 45 साल से बंगाल की जनता ने बाहर किया हुआ है। राहुल गांधी थोड़ी सर्व करना सीखो। 45 साल से आपको बाहर किया, जहाँ शासन करते थे संविधानिक, वहाँ आप जो है आज आपका नाम लेवा नहीं है। आपका नाम लेवा नहीं है वहां पर। नंबर का पार्टी बनेंगे, इसलिए आपको समझ आना चाहिए। लिख के रखिए, आपको इतनी समझ नहीं है। आप बता रहे हो 12 सीटें, मैंने भविष्यवाणी किया था। अरे तो 12 हमने सीधा 41 में। करके रखिए,
40 में जीता है। बनेंगे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर एक के नेता मेरे साथ आपके कहने से कुछ होता है क्या? शर्मा जी आपकी बात हो गई, एक मिनट, 0 सीट है, खाता खोलिए जाके, और के खाता खोलिए जाके, थोड़ा सा खाता खोलिए जाके। मेरे साथ राखी बिडलान भी, उनके पास भी जाना है, और डॉक्टर ए के वाजपेयी पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। और बड़ा बुनियादी सा सवाल है जो शुरू में ही मैंने पूछा था कार्यक्रम के, उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल पाया। दो जगह पर अलग अलग सरकार है, केंद्र में अलग सरकार, राज्य में अलग सरकार। अगर दोनों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, दोनों पार्टियों में नहीं बनती है, उसका खामियाजा जनता क्यों भुगते? जन कल्याण के लिए, योजनाओं के लिए जो पैसे जाते हैं जनता तक अगर नहीं पहुंचेंगे, कौन है इसका गुनहगार? देखिए, ये तो ममता बनर्जी की जिम्मेवारी है कि वो केंद्र की सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लागू करें। अगर ममता बनर्जी झूठे आरोप लगाएंगी कि पैसा नहीं दे रहे, 1,96,000 करोड़ नहीं दे रहे, अरे भैया नो ड्यूज सर्टिफिकेट देना होता है पहले, तब पैसे मिलते हैं। आपने पिछले 4 साल से नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं दिया है, जरा जानकारी ले लीजिए। ये वही ममता बनर्जी है जो प्रधानमंत्री को पत्थर के रसगुल्ले भेज रही थी। ये वही ममता बनर्जी हैं जो सीबीआई की एंट्री बंद करती हैं। ये वही ममता बनर्जी हैं जो ईडी को काम नहीं करने देती, उनका रिकॉर्ड छीन लेती हैं। और सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, वहां एफआईआर दर्ज कराती हैं ईडी ऑफिसर्स पे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिए। मतलब क्या इनके बारे में बताया जाए? इनको चिंता नहीं है बंगाल की जनता की। बंगाल जो है हर सेक्टर में डे बाय डे नीचे आता चला आ रहा है। उनको सिर्फ प्रधानमंत्री को पत्थर के रसगुल्ले भेजने हैं। संविधान की दुहाई देने वाले लोग अगर संविधान को नहीं मानेंगे तो क्या निकलेगा उसमें से? पूरा विश्व देख रहा है इस बात को। आप ईडी के अफसरों को रोकोगे? आपके मंत्रियों से करोड़ों रुपए कैश निकलते हैं। पार्थव चटर्जी और कितने लोग हैं, नाम गिनाऊं क्या? और उसके बाद आप उनको बचाने पहुंच जाते हैं। आप सीबीआई को अपने काम नहीं करने देंगी, राज्य में कंसेंट विड्रॉ कर लेंगी। मतलब क्या मजाक हो रही है? मुख्यमंत्री की जो संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं उसके तहत उनको काम नहीं, करना लेकिन ममता चाहिए। बनर्जी एक बात बार बार कह रही है। राखी बिडलान के पास आ रहा हूं, आम आदमी पार्टी की नेता है आप। ममता बनर्जी या उनकी पार्टी के लोग ये भी आरोप बार बार लगा रहे हैं कि ये जो केंद्र की एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। अनुराग भदौरिया भी कुछ देर पहले कह रहे थे कि जहां जहां पर चुनाव होता है ये एजेंसियां पहुंच जाती हैं। 10 सेकेंड। राखी बिडलान। देखिए अनुराग, देखिए अखिलेश जी, सबसे पहले तो सब सारे पैनल के साथियों को आपको नमस्कार। और ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के अंदर कि केंद्र के अंदर आज जो सरकार जिस पार्टी की बैठी है उस पार्टी के लोगों को जब जिस राज्य में चुनाव होता है और वहां पर विपक्ष अगर मजबूती से खड़ा है, विपक्ष वहां पर बहुत लोकप्रिय है, जनाधार विपक्ष का बहुत मजबूत है, तो उसी वक्त उनको जो है ईडी और सीबीआई की रेड की याद आती है। ये अभी बहुत अच्छा जो है उदाहरण अभी अनुराग जी ने दिया। झारखंड इससे अछूता नहीं रहा, दिल्ली से अछूता नहीं रहा और अन्य प्रदेश है। ये बात मैं बाद में रखूंगी। इससे पहले मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का घमंड और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही किसी से छिपी नहीं है। अगर मैं इस मौजूदा पैनल पर ही बात करूं तो माननीय जो हमारे प्रवक्ता है के शर्मा जी अभी भदौरिया साहब को कितनी बुरी तरीके से बोल रहे थे, चल निकल चल निकल चल निकल। ये एक सम्मानित प्रवक्ता की या एक सम्मानित पार्टी के पदाधिकारी की ये निशानी नहीं होती। ठीक है, आज आप केंद्र में है, सारी जो एजेंसियां हैं वो आपके हाथ में और आप उनका भरपूर दुरुपयोग कर रहे हैं। बार बार आपको कोर्ट ने लताड़ लगाई, चाहे वो दिल्ली के केस के संदर्भ में कोर्ट ने लताड़ लगाई हो, चाहे वो झारखंड के केस के संदर्भ में कोर्ट ने लताड़ कौन सा लताड़ लगाई है? केजरीवाल जेल में था या नहीं था? केजरीवाल जेल गया या नहीं गया? एक बार आप कोर्ट अभी क्या बोला? आप आरोप लगाने से पहले सोचिए आप क्या बोल रही है। सारे पेश नहीं कर पा रहे थे सबूत, तो माननीय क्या पेश नहीं कर पा रहे? अभी भी जमानत पर है, अभी भी जमानत पर है वो। हम इस केस को खत्म छूटे नहीं है केस से। अभी केस को खत्म कर देंगे। आप लोगों के पास अभी कोई कहीं नहीं छूटेगा। ज्ञानवंत पार्टियां बैठ के केजरीवाल दिल्ली में दिखाई नहीं पड़ रहे। किस बिल में घुस गए केजरीवाल? केजरीवाल है कहाँ? केजरीवाल है कहाँ? केजरीवाल कहाँ छुपा हुआ है? केजरीवाल कहाँ छुपा हुआ है? ये तो बताओ पहले। दुरुपयोग किया आप ये बताओ केजरीवाल छुपे कहाँ है? किसी को भी दिल्ली की जनता ने हराया ना, दिल्ली की जनता ने हराया ना आपको।
दिल्ली की जनता ने हराया ना, केजरीवाल को हराया ना, शामिल कर लिया, केजरीवाल को हराया ना। अच्छा चलिए हम लोग थोड़ा सम्मानित तरीके से बातचीत करें, वो बेहतर होगा। के शर्मा जी, राखी बिडलान जी भी, इस तरीके की बातचीत नहीं होनी चाहिए। कौन कहाँ छिपा हुआ है या इस तरह के मुद्दे पे हम रहे तो बेहतर रहेगा। और मैं अवधेश जी आपके पास आना चाहूंगा। सवाल मेरा ये है, राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं उनसे मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि मुझे इस सवाल का वो जवाब देंगे, ना जवाब मुझे मिला है। जनता के जो मूल मुद्दे होते हैं, क्या ये आपसी तू मैं में गौण नहीं हो जाते हैं? और जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इन दिनों हम देखते हैं जमकर होती है, किसी भी चुनाव की मैं बात कर लूं। नहीं देखिए, ये तो एक जनरल प्रश्न है कि तू मैं होता है, लेकिन जनता के मुद्दे हैं। अगर प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में जाकर कुछ मुद्दे उठाते हैं तो तृणमूल कांग्रेस तथ्यों के आधार पर जवाब देने की बजाय जो रास्ता अपनाती है उसका अर्थ क्या है? अगर गृह मंत्री लोकसभा में बता रहे हैं कि बंगाल की सीमा पर बांग्लादेश से लगा हुआ 2216 किलोमीटर का इलाका है जिसमें 1563 पर बार लग चुका है, लेकिन 112-13 पर नहीं लग सकता है। 450 किलोमीटर ऐसे हैं जिनके लिए गृह सचिव ने 7 बार बैठक की, पत्र लिखा, वो जमीन नहीं दे रही हैं। और अगर थोड़े बहुत जमीन है लगाने जाते हैं तो धार्मिक नारे लगते हैं। दूसरी बात देखिए, बंगाल की हालत जो पहले कम्युनिस्टों के शासन में और तृणमूल कांग्रेस के शासन में हो गई है, कुछ तथ्य क्या कहते हैं। 1960-61 के दशक में जी पूरे देश के जीडीपी में बंगाल की हिस्सेदारी 10.5% थी। 2024-25 में वो घटकर 5.6% हो गया है। बिहार जैसे राज्यों का इतना नहीं घटा है कंट्रीब्यूशन जितना घट गया है। ये तीसरे स्थान का राज्य था। ममता बनर्जी के शासनकाल में देश के 24वें स्थान पर आ गया है ये राज्य। प्रति व्यक्ति आय यहाँ 127.5% है, यानी देश का जो एवरेज आय था बंगाल के लोगों की आय उससे 28% ज्यादा थी। आज वो घट करके 82 से 83% हो गया। तो किसी भी पैमाने पर आप देखेंगे बंगाल में जो गिरावट है वो किन कारणों से है। और किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री, अगर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के गृह मंत्री के बारे में पॉलिटिकल विरोध तो समझ में आता है, लेकिन यह कहे कि होटल से मेरी कृपा से निकल रहे हैं, मेरे अंदर संस्कार है इसलिए होटल से निकल करके और पश्चिम बंगाल में यात्रा कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? मैं जवाब दे दूं? एहतेशामुल हक जी तो जवाब दे दीजिएगा। नहीं सुनिए, मैं जरा लास्ट दे देंगे, एक सेकंड मैं अवधेश जी को खत्म करने दीजिए, उसके बाद एहतेशामुल हक, फिर आता हूं भदौरिया जी आपके पास। हाँ अवधेश जी जल्दी से आप उत्तर दे दीजिएगा, उत्तर दे दीजिएगा। पश्चिम बंगाल एकमात्र सरकार है जिसमें इतने समय में कोर्ट आधारित में बोल रहा हूं कि जितने एफआईआर भ्रष्टाचार के दर्ज हुए हैं वो सब कोर्ट पर आधारित है। और मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी राज्य सरकार में इतना रिकॉर्ड भ्रष्टाचार का होगा। शिक्षा मंत्री के घर में ऐसे बाथरूम बनाए गए थे जिसमें पैसे कैसे रखे जा सकते हैं। चलिए मैं समझ गया आपकी बात, अब जवाब लेते हैं एहतेशामुल हक जी। आपने सुना जिस तरह से अवधेश जी कह रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि विकास के मामले में सरकार पिछड़ गई है, इसलिए कई और मुद्दों पर ध्यान जनता का चला जाए, इसलिए इस तरह की चीजें की जाती हैं? देखिए, हमारे जो अभी बैठे हुए जिस हिसाब से मित्र बोल रहे थे अवधेश कुमार जी, कहीं न कहीं समझ लिए ममता बनर्जी से इनको बहुत तकलीफें हैं। ममता बनर्जी भारत की इकलौती ऐसी मुख्यमंत्री है जो समझ लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी का नींव हिला हुआ रहता है। आज भारतीय जनता पार्टी अगर घबराती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी से घबराती है। इसलिए उन्होंने 2021 में भी बहुत बड़ी बड़ी सपने देखे थे कि अब की बार 200 के पार, लेकिन जनता ने 70 सीट पर लाके खड़ा कर दिया था। ममता बनर्जी जो एक ऐसी नेत्री है जो समझ लिया हर चीज आंदोलन कर करके वो उभरी है और उनको मालूम है कि हमें किस टाइम क्या करना है। वो लड़ना जानती है, वो डरना नहीं जानती है। ठीक है, वो सब सही है अपनी जगह, लेकिन विकास वाली बात जो उन्होंने तमाम पैमाने गिनाए, जरा उसके बारे में बता दीजिए कि सरकार विकास के पैमाने में लगातार पश्चिम बंगाल क्यों पिछड़ता जा रहा है। 94 योजनाएं की है हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने। 94 योजनाएं पश्चिम बंगाल में 10 करोड़ जनता के लिए, जीवन से लेकर मृत्यु तक तमाम योजनाएं हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने यहाँ के लोगों के लिए की है। लेकिन इन पर जो है नजर और सौतेलापन भारतीय जनता पार्टी का। हमें हर टाइम में 2014 से समझ लिए हमारा पैसा जो पश्चिम बंगाल से लेके जाते हैं और हमें भीख के तौर पर 1000 करोड़ 2000 करोड़ देते हैं। हमारे 1,96,000 करोड़ आज तक बाकी है, लेकिन क्यों नहीं दे रहे हैं भाई के शर्मा जी? आप सुन रहे हैं दर्द
टीएमसी के लोगों का दर्द देखिए जरा, उनके हक का पैसा, राज्य के लोगों का पैसा आप लोग नहीं दे रहे हैं। देखिए, अभी वाजपेयी जी ने भी आपको बताया और मैंने भी बताया कि सच्चाई कुछ और है। एक तो कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसमें राज्य सरकार को भी पैसा लगाना पड़ता है और केंद्र सरकार को, लेकिन जहां केंद्र सरकार तब लगाती है जब नोड्यूस सर्टिफिकेट जाता है। केंद्र सरकार के पैसे का आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप राज्य सरकार हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अंधेरगर्दी मचा रखी है कि आप जो है आप नोटिस सर्टिफिकेट नहीं देंगे, कागज पूरे नहीं करेंगे और आपको केंद्र सरकार पैसा दे। और जिस तरह से अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि बाढ़ मुआवजा जो था, ये मामला हाईकोर्ट में है, ये आरोप नहीं है सर हमारा, ये सीएजी का रिपोर्ट है, हाईकोर्ट के नीचे जांच है और उसमें ये आरोप लगे हैं कि किस तरह से गड़बड़ी हुई है और लूट मचाया गया है पूरे पैसे का। तो ऐसे हालात। तो तीसरा, आयुष्मान भारत के योजना पूरे देश भर में लागू है, क्यों नहीं पश्चिम बंगाल में लागू है? आप प्रधानमंत्री जो है किसान योजना जो है उसके अंतर्गत जो राशि है आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देती। आपने वहां पर सब चीजों पर रोक लगाया हुआ है अपने यहां, और आप जो है फिर चिल्लाती है बैठ के कि साहब हमें जो है केंद्र मदद नहीं कर रहा है, केंद्र जो राशि दे रहा है उसके कागजात पूरे आप नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो आप व्यापक भ्रष्टाचार में डूबे हुई है पूरी बंगाल सरकार, और वो बंगाल सरकार उसका कोई उसके पास जवाब नहीं और उसके भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। अभी ईडी के छापे पर क्या हालात हुए इनके? ईडी के छापे पर एक मुख्यमंत्री अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को भूल गए। ठीक है। अच्छा, अभी एक खबर आई है, 2800 करोड़ हाईकोर्ट की बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने इशारों में किस तरीके से हमला किया है वो पहले जरा सुनवा देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। Our constitution must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. Our safety, our security, our history, our geography, our boundary, all should be protected. And media should not go for media trial before finalizing any cases. This is nowadays a trend to malign the people. And please see, there are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people. I am not saying for me. I am saying save democracy, save people, save judiciary, save country. एहतेशामुल हक जी, जरा एक बात बताइए, इतनी बातें ममता बनर्जी ने कह दी, लेकिन पत्रकार पर जो हमला हो जाता है उस पर वो खामोश रह गई, कुछ नहीं कहती हैं। देखिए, इस तरह की बात नहीं है। उन्होंने आज जो अभी बयान दिया है, सेव कंट्री, सेव डेमोक्रेसी, सेव कॉमन पीपल, सभी के बारे में उन्होंने कहा ये, लेकिन ये इस बात का नहीं है। हम समझते हैं कि जिस हिसाब से हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने अपनी अभी बयान दिए हैं, सभी लोगों ने अवगत हुए या सभी लोगों ने सुना है। नहीं अवगत हुए, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, जिस तरीके की घटना घटी, एक पत्रकार पर हमला किया जाता है, एक महिला पत्रकार के साथ क्या कुछ होता है आपको पता है? आप शायद उस बात को जानते हुए इग्नोर कर रहे होंगे, आपको पता है, उस पर क्यों नहीं एड्रेस करती है कुछ भी? प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, प्रधानमंत्री मोदी जब जनता को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बोला कि बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने महिला पत्रकार के साथ बर्बरता की, ये निर्दयता की घटना थी, निर्मम घटना है। अखिलेश जी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। मैं आता हूं शर्मा जी आपके पास, पहले इनको जवाब देने दीजिए। टीएमसी के हैं, देखिए ये पूरी जो है, ये पूरी अखिलेश जी भारतीय जनता पार्टी पूरा इस तरह का क्रिएट कर करके हमारी सरकार, हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम घटना के पीछे जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। इससे हमारे इसमें कोई ये नहीं है। इसके पीछे भी बीजेपी है, पत्रकार पर हमला हो गया उसके पीछे भी बीजेपी है। टोटल अरे तो पुलिस तो आपकी है, क्यों नहीं पकड़ के उन लोगों को एक्सपोज करते हैं? ये देखो, ये बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी सारे घटना को 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। पुलिस जो है, लॉ एंड ऑर्डर तो है ना ममता बनर्जी के हाथ में, पकड़ लेना चाहिए था सभी को और पकड़ के बताना चाहिए था कि देखो इनके पास से बीजेपी के प्रमाण वो मिल रहे हैं, आई कार्ड मिल रहे हैं, बीजेपी के सदस्य हैं, ये सारे बीजेपी के ये कारनामे हैं टोटल। अखिलेश जी ये सारे बीजेपी जो है। ठीक है, के शर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद आता हूं आपके पास भदौरिया जी। के शर्मा जी, देखिए ममता जी लोकतंत्र की दुहाई दे रही हैं और लोकतंत्र के अंदर जितनी संवैधानिक संस्था है, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, उनकी कार्रवाई में अड़ंगा डालती हैं स्वयं जाके ममता बनर्जी। आपको ध्यान होगा जब राजीव कुमार इनके कमिश्नर पे छापा पड़ा था, तब उस जगह पर आके कौन धरना प्रदर्शन कर रहा था? एक मुख्यमंत्री। और ईडी की कार्रवाई तो अभी आपके सामने है।
अभी उसकी तो बात छोड़िए, सेना के ऊपर आरोप लगाया है, सेना के अधिकारियों पे आरोप लगाया ममता बनर्जी जी ने 3 दिन पहले कि सेना भी है। और जब वहां का एक सेना फ्लैग मार्च कर रही थी तो इसी ममता बनर्जी ने पूरे दिन हंगामा करके रखा कि हमारे यहां कब्जा करने आ रही है सेना। किसी संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं करना, किसी संवैधानिक संस्था की जो है बातों को नहीं मानना, और ऊपर से गुंडागर्दी करना, अपने लोगों से उनके लोगों को पिटवाना। सीबीआई के अधिकारी पिटे वहां, ईडी के अधिकारी पिटे वहां, और वो जो है लोकतंत्र की दुहाई दे रही है बैठ के। वो जो है हर समय यहाँ पर नीति आयोग जो योजना आयोग की बैठक हो उसका जो है बहिष्कार करके उठ के चली जाती हैं। अनुराग भदौरिया किसी का सम्मान नहीं कहना चाह रहे करती थे। है। ये हालत ममता बनर्जी ने बना दी कि बंगाल भारत का हिस्सा अखिलेश जी, अनुराग जी अखिलेश जी देखिए, अखिलेश जी आपने पूरी डिबेट सुनी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सनातनियों को, मैं भी सनातनी हूं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी सनातनी, विपक्ष के नेता हैं। तो एक को कह रहे हैं तू चल तू हट, दूसरे से कह रहे हैं कि कहां छुपा हुआ है, और उधर कह रहे ममता जी को कह रहे हैं ममता जी क्या बोलती है, माने एक महिला को कह रहे हैं क्या बोलती है मुख्यमंत्री महिला को, इतना है। और चाइना के सामने म्याऊ म्याऊ, चाय पियो, जब चाय पियो माने चाइना को चाय पिलाओ और अपने हिंदुस्तानी सनातनियों को गाली दो, ये हिम्मत है तुम्हारी, समझ गए। वाह, बधाई, बहुत बधाई। विदेशियों के सामने म्याऊ म्याऊ, और जब अपना कोई विपक्ष का नेता मिल जाए तो दहाड़ने लग जाते हो, तू चल तू हट। ममता क्या है, कहां छुपा हुआ है केजरीवाल? अरे भैया, वाह भैया, इतना डरपोक, इतना डर। चाइना के सामने म्याऊ म्याऊ, चाइना के सामने म्याऊ म्याऊ, और यहाँ पे हिम्मत दिखाते हो विपक्ष को। दो शब्द नहीं है मुद्दे पर बोलने के लिए। चाइना को तुम्हें बंगाल का एबीसीडी नहीं आता, किलोमीटर तक एबीसीडी नहीं आता तुम्हें बंगाल का, और यहाँ पर बैठे हो बकवास करने के लिए। चाइना को 3 बदतमीजी से कुछ नहीं होगा, और सबको पता है जिसको हिंदुस्तानियों को गाली बंगाल का एबीसीडी नहीं जानते तुम, और यहाँ बकवास करने के लिए आए हो। तो पाकिस्तान ना तुम्हारा वहां से कोई लेना देना है, अपमान करना ना बंगाल का लाना चाहता हूँ। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा वाजपेयी जी, जरा एक बात बताइए। ठीक है, सारी बातें हो गई। ममता बनर्जी ने एक बात और कही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कि साजिश रची जा रही है दंगे फसाद करवाने की, बंगाल में चुनाव है इसलिए। अरे भाई, तो साजिश वो कर रहे हैं तो उसको रोकने का काम तो पुलिस का है। पुलिस किसके पास है? क्या ममता बनर्जी ये कहना चाह रही है कि हमारे बस में नहीं है पुलिस, वहां की लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं? अखिलेश जी मुझे 10 सेकंड दीजिए। अनुराग जी आपकी बात हो गई है, एक बात तो बात कीजिए, एक ही बात पे बंगाल के विषय आता हो तो बात करो भदौरिया, अदरवाइज इधर उधर की बातें मत करो। डॉक्टर एक वाजपेयी चर्चा में आइए जल्दी से, समय नहीं है सर। बीच में बोल रहे हैं। हाँ, नहीं 10 सेकंड, नहीं 10 सेकंड। मैंने क्या बोला? वाजपेयी जी मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप तो जवाब दीजिए मेरे सवाल का। म्याऊ म्याऊ और विपक्ष के सामने हल्ला मचा रहे हैं। तुम्हें विषय का ज्ञान है, पढ़ के आए हो। अवधेश यही सवाल आपसे पढ़ के आए हो, अगर ममता बनर्जी कह रही है कि साजिश रच रही है बीजेपी दंगों के लिए, तो पुलिस तो उनके पास है ना, वो क्यों नहीं रोक पा रही है? अवधेश जी छोटे में देखिए, मुझे थोड़ी आवाज कम सुनाई पड़ रही है, लेकिन मैं एक इंफॉर्मेशन अभी देना चाह रहा हूँ। मुर्शिदाबाद में एक बीएलओ की हत्या हुई थी, उसका नाम था हमीमुल इस्लाम। उसकी पत्नी ने पुलिस के सामने बयान दिया है कि उसको टीएमसी के कार्यकर्ता जो बुलेट खान है उस लगातार धमकी दे रहा था, लगातार परेशान कर रहा था, जिसके कारण उसने आत्महत्या की है। अब मैं केवल ये बता रहा हूँ कि जब ममता बनर्जी जो आवाज उठा रही है और जो यहाँ टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं बीएलओ की आत्महत्या हो गई है, एसआईआर पर चुनाव आयोग कर रही है, अब पता चल रहा है कि बीएलओ की आत्महत्या के पीछे टीएमसी का हाथ था। ठीक है, वक्त नहीं है, मुझे डिबेट यही खत्म करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।